क्या आपको पता है कि कभी-कभी जो चीजें बाहर से आसान दिखती हैं वह अंदर से उतना ही उलझाने वाली हो सकती हैं, और खास करके क्राइम के केसेस में ऊपर से तो यह नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। आज भी हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जिसमें कई सारे सुराग तो मिले थे, पर फिर भी पुलिस को इसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ गया था। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास आने वाले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। यहीं कलंबोली थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी इलाके में सेक्टर 1 के पास एक परिवार रहा करता था, और यह बात है 2023 की। घर में माता पिता थे, 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। पिता स्कूल बस चलाया करते थे, मां घर संभालती थी और बड़ी बेटी दुबई में जॉब करती थी। छोटी बेटी वैष्णवी मनोहर बाबर, यह 19 साल की थी। इन्होंने अपना स्कूल खत्म कर लिया था, अब ये कॉलेज में आ गई थी। ये सायन के SIS कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी और ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इनका छोटा भाई 10 साल का था जो कि स्कूल में पढ़ता था। तो यह था 5 लोगों का एक नॉर्मल परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली। वैष्णवी रोज सुबह करीब 10 बजे के आसपास कॉलेज के लिए घर से निकलती थी। कलंबोली से कॉलेज करीब 48 किमी दूर दर पड़ता है और वैष्णवी लोकल ट्रेन से आती जाती थी। अब दिन आया 12 दिसंबर 2023 का। रोज की तरह आज के दिन भी वैष्णवी सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकलती है। धीरे धीरे शाम हुआ। मां अपनी बेटी का घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वैष्णवी टाइम से लौटी नहीं। मां को पहले लगा कि शायद ट्रैफिक वगैरह में फंसी होगी। कभी कभार ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट भी हो जाता था, लेकिन जब लेट होता तो अपने मां को कॉल करके बता देती थी, पर आज इसने कॉल नहीं किया। अब काफी टाइम गुजर जाने के बाद मां खुद वैष्णवी को कॉल करती है, मगर उसका फोन कभी नॉट रीचेबल बताता तो कभी पूरा रिंग होक डिस्कनेक्ट हो जाता। इस चीज से मां को थोड़ा अजीब लगा। वैसे शाम के 56 बजे तक बेटी हर हालत में घर आ जाती थी, मगर अब रात के 19 ही बज गए थे, लेकिन वह आई नहीं। अब इसी बीच मां ने वैष्णवी के कॉलेज के दोस्तों को कॉल किया, उनसे बेटी के बारे में पूछा, पर उन्हें भी वैष्णवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मां अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करती हैं बेटी के बारे में पता करने की, आखिर वह है कहां पर, किसके साथ है, किसी को कुछ बताया हो। फिर अंतिम में थक हार कर मां रात के 9 बजे कुछ लोगों को लेकर कलंबोली पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी बेटी वैष्णवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब पुलिस इनसे कुछ शुरुआती सवाल पूछती है, जैसे कि वह कब घर से निकली थी, कैसे कैसे कॉलेज जाती है, बीच में कहीं रुकती थी या नहीं, ट्यूशन वगैरह हो, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, वगैरह वगैरह। मां सारे सवालों के जवाब देती है। वह सुबह में 10 बजे कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। वह SIS कॉलेज में डेटा साइंस की स्टूडेंट थी। फिर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी। और वैसे इसी 12 दिसंबर के दिन एक और भयानक घटना होती है जुईनगर रेलवे स्टेशन के पास। उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। तो इधर कंबोली पुलिस ने वैष्णवी के जानने वालों से, घर वालों से, दोस्तों से सबसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, मगर यह किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर घर वालों को लगने लगा कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। अब ऐसे ही हफ्तों गुजर जाते हैं, मगर वैष्णवी की कोई खोज खबर नहीं थी, कोई सुराग नहीं मिला था। अब घर वालों की तरफ से जिस कॉलेज में वैष्णवी पढ़ती थी वहां से स्टूडेंट से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा और मीडिया में भी खबरें चलने लगी कि एक नौजवान लड़की गायब हो गई और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। जब इस घटना की खबर नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक पहुंची तो इन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन करके केवल इसी केस पर काम करने का आदेश दिया। अभी तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे। 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी लापता हुई थी। अब 6 जनवरी 2024 आ गया और 6 जनवरी को ही स्पेशल टीम का गठन किया जाता है, जिसकी कमांड क्राइम ब्रांच की DCP को सौंपी जाती है। इस टीम में नवी मुंबई के एंटी ह्यूमन ट्रकिंग यूनिट के ऑफिसर्स को भी जोड़ा गया। अगर कहा जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वह इसी 6 जनवरी से शुरू होती है। अब स्पेशल टीम ने भी वैष्णवी के घर वालों से, सभी जानने वालों से जानकारी जुटाने शुरू कर दी। कब कहां से वह गायब हुई थी, आखिरी बार किससे मिली थी, कहां कहां पर वह जा सकती है, पर गई होगी, आखिरी बार किस जगह पर उसको देखा गया था, वगैरह वगैरह।
पुलिस ने वैष्णवी के घर से लेकर कॉलेज तक यानी कलम्बोली से कॉलेज तक के बीच में जिन जिन रास्तों से वह कॉलेज जाती थी वहां पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को एग्जामिन करने शुरू कर दिए और वैष्णवी के मोबाइल नंबर से उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी लास्ट लोकेशन सब कुछ निकालना शुरू किया गया। पुलिस ने सायन के एसआईएस कॉलेज के पास से कैमरे देखने शुरू किए। थोड़ा ढूंढने पर कॉलेज के पास वाले एक कैमरे में वैष्णवी भी दिख जाती है। उस वक्त यह कॉलेज से निकलकर कहीं जा रही थी। जैसे जैसे यह चल रही थी, रास्तों में लगे आगे के कैमरों को देखा जा रहा था। कॉलेज से निकलकर यह सीधे जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से इसने लोकल ट्रेन पकड़ा और निकल गई। पुलिस ने इसी टाइमिंग के हिसाब से लोकल ट्रेन का रूट पता कराया। ऐसे जहां जहां पर यह ट्रेन रुकती थी वहां के कैमरों को चेक किए गए। यहां एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। खारघर रेलवे स्टेशन के अंदर वाले कैमरे में दिखा कि वैष्णवी यहां पर उतरी है। फिलहाल तो यह बिल्कुल अकेले थी, इसके साथ कोई नहीं था और ना इसका कोई पीछा करते हुए कैमरे में नजर आया। जब यह खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर निकली तो वहां पर एक कैमरे में दिखा कि वैष्णवी एक लड़के से मिलती है। अब आखिर यह लड़का कौन है? यहां से दोनों साथ में निकलते हैं। यह दोनों गए खारघर के ओवे कैंप, जंगल की ओर। रास्ते में जहां पर भी कैमरे लगे थे पुलिस उसमें दोनों को देख रही थी। दोनों ओवे कैंप जंगल के अंदर चले जाते हैं। वैसे यहां पर कई लोग घूमने फिरने भी आते जाते थे। अब पुलिस देखती है कि दोनों जंगल से कब निकले हैं। यहां पर काफी देरी हो जाती है। करीब 2-3 घंटे गुजर गए लेकिन दोनों जंगल से बाहर नहीं निकले। लेकिन आगे वह लड़का जो कि वैष्णवी के साथ दिखा था, बस वही जंगल से बाहर आते हुए नजर आया। वैष्णवी इसके साथ नहीं थी। पुलिस ने और आगे के फुटेज चेक किए लेकिन वैष्णवी जंगल से बाहर आते हुए किसी भी टाइम नहीं दिखी। दोनों एक साथ जंगल के अंदर गए थे लेकिन फिर उनमें से बस एक ही बाहर आया, यानी दूसरा जंगल के अंदर ही होगा। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। अब पुलिस का सीधे सीधे शक इसी लड़के पर आ गया। उधर एक टीम वैष्णवी के कॉल डिटेल्स और मोबाइल टावर लोकेशन चेक कर रही थी। मोबाइल लोकेशन में तो एग्जैक्ट जगह का पता नहीं चल पाता है। जब कोई फोन लेकर ट्रेवल करता है तो रास्ते में जहां जहां पर भी सिग्नल टावर्स लगे होते हैं, फोन दूर वाले टावर के सिग्नल को छोड़कर करीब वाले टावर से कनेक्ट हो जाता है। तो जिस टावर से आखिरी बार फोन कनेक्ट हुआ हो उससे ही अंदाजा लगता है कि लास्ट लोकेशन यहीं आसपास होगी। ये एरिया भी काफी बड़ा होता है। अब जंगल में कहां टावर्स लगे होते हैं? यह खारघर का जंगल भी काफी बड़ा था। अब आखिर वह लड़का कौन था जो कि वैष्णवी के साथ कैमरे में दिखा? ये जरूर कोई उसका जानने वाला होगा। वैष्णवी ने फोन से आखिरी बार एक नंबर पर बात की थी और यह बातचीत खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर मिले उस लड़के से पहले की थी और वैष्णवी के उस नंबर से यह कोई पहली बार बात नहीं हुई थी, बल्कि पहले भी बातचीत होती थी और यह बातचीत नॉर्मल लोगों से ज्यादा थी। शायद यह कोई वैष्णवी का बहुत करीबी होगा। फिर इस नंबर की लोकेशन चेक करने पर मिला कि यह भी वैष्णवी के साथ था। जब वह जंगल में गई थी उस लड़के के साथ कहीं यह नंबर उसी लड़के का तो नहीं है। वैसे यह दूसरा वाला नंबर वैभव बुरंग के नाम से रजिस्टर्ड था और इसका एड्रेस भी कलम्बोली के आसपास का मिला। अब वैष्णवी और वैभव में क्या संबंध है? कैमरे में देखने वाला वह लड़का यह वैभव ही था। पुलिस के अनुसार 12 दिसंबर की सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यानी 5 घंटों तक वैष्णवी और वैभव की लोकेशन एक ही साथ थी। इसका मतलब है कि 12 दिसंबर के दिन वैष्णवी कॉलेज तो गई थी, फिर जब उसका कॉल आया था तो वहां से वैभव से मिलने चली गई। अब एक टीम को वैभव के घर पर और दूसरी टीम को वैष्णवी के घर पर भेजा गया। शायद दोनों के घर वालों को उनके बच्चों के बारे में पता हो। पुलिस के लिए अब वैभवी सस्पेक्ट बन चुका था। इसको उठाकर पूछताछ करने के इरादे से पुलिस इसके घर पर पहुंची तो यहां पर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आती है। एक अजीब घटना का खुलासा हुआ। पता चला कि वैभव इस दुनिया में नहीं है। उसने जुई नगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के सामने आकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया था और यह घटना भी 12 दिसंबर की है। लगभग 5 बजे का टाइम था। कुछ चश्मदीदों ने एक लड़के को ट्रेन के आगे ट्रैक पर जाते हुए देखा था। फिर उन्होंने जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर वाशी से रेलवे पुलिस यहां पर आई और शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखा तो रेलवे ट्रैक पर ही लड़के के कुछ सामान मिले। इन सामानों में उसका फोन भी था, लेकिन फोन लॉक था। लेकिन जब पुलिस ने उसको देखने के लिए ऑन किया तो लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ था, अगर इसकी मृत्यु के बाद किसी को यह फोन मिले तो उसके घर वालों को या पुलिस को सौंप दीजिए। फिर रेलवे पुलिस ने इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की फोटोज वगैरह भी लिए। लड़के के पास से मिले सामानों से इसके पहचान का पता चला, यानी वैभव ब्रुंग। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई फाउल प्ले नहीं मिलता है, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। अब आखिर वैभव ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? उधर जब एक टीम ने वैष्णवी के घर वालों से पूछताछ की तो सामने आता है कि वैष्णवी और वैभव पहले कलंबोली में ही पड़ोसी हुआ करते थे। वारदात के समय के अनुसार वैष्णवी की उम्र 19 साल थी और वैभव की 24 साल था, और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शादी करना चाहते थे। अब इनका प्यार आखिर कितने दिनों तक छिप सकता है? दोनों के घर वालों को सारी खबर लग गई थी, तो परिवार वाले इस चीज के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों के कास्ट अलग अलग थे, जातियां अलग थीं। इन्होंने अपने अपने बच्चों को काफी समझाया। वैसे वैभव ने बस 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, उसके बाद इसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। इसके घर में माता पिता और बड़े भाई थे, और वैष्णवी के पेरेंट्स भी बेटी को समझाते हैं कि हमारा कास्ट अलग है, जाति अलग है, तो शादी कैसे होगी? दूसरे कास्ट में शादी कराने के बाद बहुत दिक्कत होगी और समाज में बदनामी होगी। ऊपर से वह लड़का भी कम पढ़ा लिखा है, ढंग का कोई काम नहीं करता है। वैष्णवी अपने परिवार की बात मान जाती है। परिवार के अनुसार वैष्णवी ने उस लड़के से बात करना, उसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर आगे वैभव के घर वाले भी कलंबोली में कहीं और शिफ्ट हो गए थे और इस वाले घर को छोड़ दिया। भले ही दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई हो, लेकिन यह लगातार कांटेक्ट में थे और कई दिनों तक रहे भी थे, क्योंकि यह पुलिस को कॉल डिटेल्स में पता चला था। इनकी फोन पर चैटिंग होती थी, वॉइस कॉल होते हैं, वीडियो कॉल वगैरह भी होता था। अब क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम वशी रेलवे पुलिस के पास पहुंची। उनसे वैभव के इंसिडेंट के बारे में और भी जानकारी ली गई। यहां पर वैभव की एडीआर बनाई गई थी। रेलवे पुलिस ने ऐश के पास से मिले सभी सामान अपने पास ही रखे हुए थे। केस प्रॉपर्टी के तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। स्पेशल टीम उन सामानों को भी चेक करती है। इसमें वैभव का मोबाइल फोन भी था। स्पेशल टीम ने बताया कि यह भी एक केस की जांच कर रहे हैं, उसमें वैभव का डायरेक्ट लिंक पाया गया है। हमें इन सभी सामानों की जरूरत है, आप हमें दे दीजिए। आगे सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद वैभव के सभी सामान स्पेशल टीम ने ले लिए। पुलिस का फोकस फोन पर ज्यादा था। आजकल लोगों के कई सारे राज उनके फोन में भी छिपे होते हैं। ऊपर से फोन में लॉक भी लगा था, तो जरूर इसमें कुछ होगा, जरूर कोई सीक्रेट हो। अब मोबाइल एक्सपर्ट से फोन का लॉक खुलवाया जाता है और जांच की गई पुलिस को वैभव के फोन से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि इसके खुद के घर वालों को पता नहीं होंगी और ना ही वैष्णवी के घर वालों को पता होंगी। पहले तो पुलिस को मोबाइल के नोट्स वाले ऐप में एक मैसेज पड़ा हुआ मिला। इसको 12 दिसंबर की दोपहर 12 बजे के आसपास आखिरी बार अपडेट किया गया था। इस नोट में लिखा हुआ था कि इसने वैष्णवी को मार दिया है। उसका शव खारघर हिल्स ओवे कैंप के जंगल में पड़ा हुआ है और कोड है एव 501। इस नोट से साफ हुआ कि वैभव ने वैष्णवी का कत्ल कर दिया। उसका शव कहां पर रखा हुआ है, कहां पर पड़ा है, उसका एड्रेस भी दे दिया। इसके अलावा भी फोन में कई और नोट्स मिले, कुछ इंग्लिश में लिखे हुए थे और कुछ मराठी में। पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो गया, अब बस शव को ढूंढना है। और नोट में आखिर वह कोड क्या था, वैभव क्या कहना चाहता था। फिर पुलिस ने इसको सॉल्व करने का भी प्रयास किया पर इसके बारे में सर्च किया, कई एक्सपर्ट से बात की, फिर आगे सोचा कि कोड सॉल्व होता रहेगा, पहले शव को ढूंढ लिया जाए। फिर स्पेशल टीम ASTU ने खारघर जंगल में वैष्णवी को ढूंढना शुरू कर दिया। 7 जनवरी 2024 की सुबह 8 बजे से छानबीन शुरू कर दी, जो कि रात के 8 बजे तक चलती है, मगर मिला कुछ भी नहीं। अब यही सिलसिला चल पड़ता है। पुलिस ने अपने साथ और भी लोगों को अथॉरिटीज को जोड़ा। इसमें वॉलेटर हाइक का ग्रुप, लोनावाला की रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड, सिटको टीम, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। इसके साथ साथ ड्रोन का भी सहारा लिया जाता है। जहां पर लोग नहीं जा पाते हैं वहां ड्रोन देखे जाते हैं।
ऐसे ही रोज सुबह 88 बजे से रात के 8 बजे तक, यानी 12-12 घंटों तक लगातार सभी लोग मिलकर वैष्णवी के शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। फिर इसमें काफी दिन बीत जाते हैं, हफ्ते भर हो गए थे। 121 घंटे। दर्जनों लोग जंगल में खोजबीन कर रहे थे, मगर कुछ भी मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते सभी लोग परेशान हो गए। फिर पुलिस कमिश्नर ने सलाह दिया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर और कर्मचारियों को भी साथ ले लीजिए। उन्हें जंगल के बारे में जानकारी है, कहां कहां पर लोगों का आना जाना होता है, उनको पता होगा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विशव को ढूंढने में लग गई, मगर कुछ मिल नहीं रहा था। एक समय पर यह भी लगने लगा कि कहीं वैभव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वह सारे नोट्स तो नहीं बनाए। क्या पता कि वैष्णवी जिंदा हो और वैभव भी जीवित हो और दोनों घर से कहीं दूर जाकर रह रहे हों। साथ में उन्होंने यह सारी चीजें योजना के तहत की होगी ताकि घर वाले को ढूंढने की कोशिश न करें। मगर वैभव के घर वाले कहते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से बेटे का अंतिम संस्कार किया था। रेलवे पुलिस ने ईमानदारी से जांच की थी, फोटोज वगैरह भी लिए थे। वैभव के अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स को लगा कि जब तक कोड सॉल्व नहीं होगा तब तक वैष्णवी का शव नहीं मिलेगा। मगर वह कोड है क्या, कैसे सॉल्व हो? 7 जनवरी से 15 जनवरी तक जंगल में पूरी ताकत से खोजबीन की गई थी। वैसे अभी तक पुलिस ने उस कोड के बारे में खोजबीन करने आए किसी से भी कुछ शेयर नहीं किया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी कोड के बारे में नहीं बताया था। अब 16 जनवरी के दिन जब सभी लोग फिर से शव ढूंढने के लिए जंगल में आए तो बातों बातों में एक पुलिस ऑफिसर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी को उस कोड के बारे में बता दिया कि लड़के ने एड्रेस में कोड भी दिया था, एओ 1501। अब इस कोड को सुनते ही वह कर्मचारी थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें इस कोड के बारे में पता था। अब यह कर्मचारी सभी लोगों को साथ लेकर जंगल में एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे। उसी पेड़ के ऊपर यह कोड लिखा हुआ था, LO 115। वह दरअसल यह कोई कॉम्प्लेक्टेड नहीं बल्कि ट्री का सेंसर्स था। पेड़ों की गिनती करने के दौरान उसको लिखा गया था। उस पेड़ को नंबर मिला था। आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जंगल में रह रहे जानवरों के साथ साथ पेड़ों को भी काउंट करते हैं ताकि अगर कोई पेड़ों की इल्लीगल कटाई करे तो पता चल जाए। ऐसे ही वह कोड भी बस एक पेड़ का नंबर था। अब सभी ने इसी पेड़ के पास ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस जो इतने दिनों से ढूंढ रही थी वह इस पेड़ से करीब 6 फीट की दूरी पर पड़ी हुई थी, यानी वैष्णवी का शव। इतने दिनों से लापता हुई लड़की 16 जनवरी को यहां पर मिली। अब इतने दिनों में शव की स्थिति कैसी रही होगी आप समझ सकते हैं। यह पूरी तरह से डिकम्पोज हो रही थी, चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था। अब यह वैष्णवी का ही शव है। यह कैसे पता चलेगा? मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के दौरान जो हुलिया वैष्णवी की मां ने बताया था और सीसीटीवी कैमरों में जैसे कपड़े वैष्णवी द्वारा पहने हुए दिखे थे वही कपड़े यहां शव पर भी था। साथ में यहां से एक रिस्ट वॉच मिली। वैष्णवी के कॉलेज के आईडी कार्ड का लैन यार्ड यानी वह बैंड जिसमें कार्ड लगे होते हैं जिसकी वजह से आईडी कार्ड गले में पहन सकते हैं। घर वालों ने वैष्णवी के कपड़ों और घड़ी से पहचान कर ली तो फिर शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वैभव के मोबाइल फोन से इसका और वैष्णवी के रिश्तों का पूरा खुलासा हो जाता था। पुलिस को फोन में नोट के साथ साथ 8 पन्नों का खुद जीवन को समाप्त करने से पहले लिखा जाने वाला नोट भी मिलता है। वैष्णवी के घर वालों द्वारा इसको समझाने के बाद इसने वैभव के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया, मिलना जुलना भी बंद कर दिया। इससे वैभव परेशान रहने लगा था। पुलिस को पता चला कि दोनों करीब 5 सालों से रिलेशनशिप में थे, यानी तब वैष्णवी नाबालिग रही होगी। इधर कई महीनों से वैष्णवी वैभव को इग्नोर कर रही थी। इसने कई बार वैष्णवी से बात करने की कोशिश की, उसके कॉलेज भी गया, मगर वह भाव नहीं दे रही थी, बात नहीं कर रही थी। यह वैष्णवी को किसी दूसरे लड़के के साथ हंसकर बात करते हुए भी देख लेता है। अब इसे लगने लगा कि वह धोखा दे रही है, किसी और से प्यार करने लगी है। पुलिस को वैभव के फोन से इसके और वैष्णवी के कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस मिले जिससे लगा कि दोनों का रिश्ता बहुत आगे जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि अगर घर वाले फोर्सफुल शादी करवाते हैं तो यह सभी फोटो वीडियो उनको दिखा देंगे
ताकि इनके प्यार के बारे में सबको पता चल जाए और शादी टूट जाए। और नोट में यह भी लिखा हुआ मिला, वैभव करीब 3 महीने पहले से यानी अक्टूबर से वैष्णवी के कत्ल करने और खुद के जीवन को समाप्त करने का इरादा बना रहा था। गला दबाने के बारे में इसने एक नोट में मेंशन भी किया। कुछ वॉइस नोट्स में भी यह चीजें मिली। घटना वाले दिन यानी 12 दिसंबर को वैभव ने वैष्णवी को कॉल करके मिलने को बुलाया था। इसने अपने काल्पनिक दुनिया में वैष्णवी से शादी कर ली थी और आगे का फ्यूचर इमेजिन कर रहा था। इस रियल लाइफ में तो शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहां से जाने के बाद यह दूसरी दुनिया में मिलेंगे और वहीं पर शादी करेंगे। नोट में आगे लिखा कि उसने वैष्णवी से अनकंडीशनल प्यार किया था, मगर उसने धोखा दे दिया। बातचीत करने के बहाने वैभव ने वैष्णवी को बुलाया था। दोनों 11 बजे से शाम 4 बजे तक जंगल में साथ होते हैं। क्योंकि आखिरी बार नोट में अपडेट 12 बजे के आसपास हुआ था, तो इसे लगा कि उस टाइम तक लड़की का कत्ल हो गया होगा। वैष्णवी के कत्ल करने के बाद वैभव जानता था कि पुलिस सच का खुलासा जरूर कर देगी। वैष्णवी के शव को भी ढूंढ लेगी। जहां पर इसने कत्ल किया था वहीं पर एक पेड़ पर नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर को यह अपने फोन में नोट कर लेता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन बता सके कि कहां पर शव है। इस तरह से काश की वजह से जब शादी नहीं हो पाई तो एक सनकी प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया और फिर खुद के जीवन समाप्त कर लिया। अब कातिली जिंदा नहीं तो कार्रवाई किस पर होगी? केस बंदी हो जाएगा तो वारदात को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।